चलो बढ़िया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे जनन के बारे में। जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं और जनन किस लिए आवश्यक है, जनन की आवश्यकताएं क्या हैं, जनन के उद्देश्य क्या हैं तथा जनन कितने प्रकार का होता है और जनन के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं जनन क्या है, जीवों में जनन किस प्रकार होता है, तो जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है। तो जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं। जीवों में समस्त जीव, जितने भी जीव संसार में हैं, जो भी जीव संसार, चाहे पेड़ हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, सभी जीव जो भी हैं जीवों के अंतर्गत सब आ जाते हैं, तो इसलिए जीव बोला जा रहा है। तो सभी जीवों में अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की अपार क्षमता पाई जाती है। सभी जीवों में, सभी जीवधारियों में अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की, अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करने की अपार क्षमता पाई जाती है। इसी क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम जनन कहते हैं। तो जनन क्या है, समस्त जीवधारियों में अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो दोस्तों, हम जान ही गए होंगे तो जनन क्या है। तो जनन में जिक्र आया है कि जीव समस्त जीवों में, तो जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव वे समस्त पदार्थ या वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास तथा जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत क्रियाएं, जिसको कहते हैं जैव प्रक्रियाएं। जैव प्रक्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण तथा जनन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं, वही क्या है, जीव है। तो हम दोस्तों जीव के बारे में भी जानेंगे। तो जीव क्या है, आप बता सकते हैं ना, जीव क्या है, वे पदार्थ या वस्तुएं जिनमें जो है वृद्धि एवं विकास पाया जाता है तथा जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जो आवश्यक मूलभूत जो है क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम जैव प्रक्रियाएं कहते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण तथा जनन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो जीव, हमने बोल दिया जीव को पदार्थ। तो पदार्थ, आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई जीव कैसे पदार्थ हो सकता है, पदार्थ ये होगा, पदार्थ ये है, पदार्थ ये पदार्थ, तो जीव कैसे पदार्थ हो गया। तो पदार्थ, भाई पदार्थ के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पदार्थ क्या है, कोई भी वस्तु पदार्थ तभी कहलाएगी जब वो कंडीशंस को फॉलो करेगी। वो कंडीशंस कौन सी हैं, जैसे कोई भी पदार्थ हुआ वो क्या होता है, स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, और क्या, हम उसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो जितने भी जीवधारी हैं वो पदार्थ हुए नहीं, तो पदार्थ है ना, इसलिए हम उसको पदार्थ कह सकते हैं भाई, इसीलिए पदार्थ कहकर हमने बता दिया। तो अब क्लियर हो गया कि नहीं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक जनन के उद्देश्य। जनन किस लिए आवश्यक है, जनन के उद्देश्य क्या है, इस पे हम बात करते हैं। ये जनन किस लिए आवश्यक है, जनन के क्या उद्देश्य है, ये 5 जो है प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। दूसरा, जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए भी जनन आवश्यक है। तीसरा, जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी जनन आवश्यक है। समष्टियों के संगठन के लिए जनन आवश्यक है। और जीवों में विभिन्नताओं को बनाए रखने के लिए, जीवों में विभिन्नता को बनाए रखने के लिए भी जनन आवश्यक है। तो हम बात करते हैं पहले उद्देश्य पे। पहला उद्देश्य क्या है, जीवों की निरंतरता को बनाए रखें। जीवों की निरंतरता से आप क्या समझते हैं। निरंतरता का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव जाति हुई, जैसे मनुष्य हुआ या गाय भैंस कुछ भी हुई, जो भी हैं, जैसे पेड़ पौधे जो भी हैं, तो वो अपने जैसे जीवों को आने वाले समय में अगर बनाए रखना है, अपने समान जीवों को अगर आने वाले समय में बनाए रखना है, उपस्थिति को बनाए रखना है, तो क्या है, उसके लिए भी जनन क्या है, आवश्यक है। यही क्या है, जीवों की निरंतरता, वही जीवों की निरंतरता कहलाता है। तो जीवों निरंतरता आप समझ गए, मतलब अपने ही समान जीव जातियों को आने वाले समय में बनाए रखना क्या कहलाता है, जीवों की निरंतरता। अब दूसरा हम बात करते हैं दूसरे उद्देश्य के, जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए भी क्या है, जनन आवश्यक है। जीवों की संख्या में वृद्धि से आप समझ सकते हैं कोई भी जीव जाति हुई वो अपनी संख्या में वृद्धि करता ही है। अगर संख्या में वृद्धि करना है तो हर जीव जाति के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। चाहे प्लांट्स हुए, चाहे मनुष्य हुआ, चाहे अन्य कोई जंतु हुआ, उसके लिए भी। भाई दिनों दिन देख रहे हैं भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है,
हाँ, ये दिन भारत की पॉपुलेशन बढ़े थे, आज से 20 साल पहले जो है 1 अरब 20 करोड़ थी, अब 1 अरब 40 करोड़ हो गई है। तो ये क्या है, जीवों में लगातार जीव अपनी संख्या को बढ़ा रहे, जिसमें मनुष्य सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है। तो दोस्तों आते हैं तीसरे उद्देश्य पे आते हैं। तीसरा उद्देश्य है जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के मतलब, जीवों का अस्तित्व बनाए रखने का मतलब ये है कि उस तरीके का जीव अगर कोई जीव है, तो अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है, अपने समान जीवों को अगर बचाए रखना है पृथ्वी पर, उस तरह के जीव बने रहें, उपस्थित रहें, तो उसके लिए भी जनन आवश्यक है। जैसे कि एक समय था कि इस पृथ्वी पर डायनासोर भी पाए जाते थे। डायनासोर जिसको कहते हैं जुरासिक काल, जुरासिक युग, तो वो क्या था, डायनासोर्स का समय था। तो वो, लेकिन आज डायनासोर है नहीं भाई। अब आज डायनासोर है नहीं। अगर इसी तरह अगर जनन नहीं हुआ, अगर जनन जो है, अगर किसी भी जीवधारी में अगर जनन नहीं होता है, तो उसकी संख्या इस पृथ्वी पर, उसकी संख्या या उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर असंभव है। और अगर अपनी संख्या को या अपने अस्तित्व को, किसी भी जीवधारी को अपना अस्तित्व बनाए रखना है पृथ्वी पर, तो उसके लिए क्या है, जनन आवश्यक है। जीवों को का अस्तित्व अगर पृथ्वी पर बनाए रखना है, किसी भी जीवधारी को अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या है, जनन अति आवश्यक है। तो दोस्तों हम अगले उद्देश्य पे आते हैं, समष्टियों के संगठन के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ गया कि भाई समष्टि क्या है, पहले तो ये जान लें। समष्टि किसे कहते हैं? समष्टि का मतलब क्या होता है, समुदाय या समूह या जनसंख्या। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका पॉपुलेशन होता है, इसका इंग्लिश नाम क्या है, पॉपुलेशन है। तो समष्टि किसे कहते हैं, इसको जान लें हम, समष्टि क्या है। तो समष्टि किसे कहते हैं, किसी एक स्थान पर किसी एक जाति के सदस्यों का जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है, समष्टि। किसी एक स्थान पर किसी एक जाति के सदस्यों का जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। तो उस समष्टि में आप देखे होंगे भाई, कोई भी जीव जाति का समूह हुआ, उसमें भाई छोटे से लेकर बड़े तक के होते हैं भाई, बुजुर्ग भी होते हैं और मध्यम वर्ग के भी होते हैं, मध्यम आयु के भी होते हैं, मध्य आयु के भी, और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक का एक क्या होता है, एक संगठन तैयार हो जाता है, और वो क्या होता है, एक समूह के रूप में रहते हैं। तो अगर समष्टियों के संगठन को बनाए रखना है, तो उसके लिए भी क्या है, जनन आवश्यक है। अब हम आते हैं अगले उद्देश्य पे, जीवों में विभिन्नताओं के लिए। कि जीवों में विभिन्नताओं के लिए भी क्या है, जनन आवश्यक है। विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, विभिन्नता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। और विभिन्नता के लिए भी क्या है, जनन आवश्यक। विभिन्नता से क्या तात्पर्य, विभिन्नता से आप क्या समझ, अगर विभिन्नता नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे किसी भी व्यक्ति के अगर दो लड़के हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के दो लड़के हैं, तो दोनों लड़के जो है एक ही समान अगर हो गए, एक ही लंबाई, चौड़ाई, शकल, सूरत सब अगर उनकी सेम हो गई, एक ही तरह के दिखने वाले हैं, तो क्या होगा, आपके लिए क्या है, परेशानियां होंगी नहीं भाई। उनके माता पिता के लिए परेशानियां होंगी ना। अगर एक का नाम राम रखें, एक का नाम श्याम रखें, तो राम को बुलाएंगे, तो अगर श्याम आ गया तो जब तक वो कहेगा नहीं श्याम है, तो हो सकता है पहचान ना पाए। अच्छा, माता पिता बहुत दिनों से देख रहे हैं, हो सकता है पहचान जाए, लेकिन हाँ अगर और कोई दूसरा व्यक्ति जो जानता नहीं इस तरीके, तो वो तो नहीं पहचान पाएगा। तो ये सब, लेकिन हाँ अगर विभिन्नताएं हैं, एक ही माता पिता की जो है दो संतानें, और क्या है, अगर अलग अलग तरीके के देखने में है, कुछ ना कुछ शकल सूरत विभिन्नता है, तो आप क्या आराम से जान जाएंगे, हमने जिसको बुलाया था वही हमारे पास आया है। तो क्या है, अगर जनन के कारण ही, जनन के द्वारा ही क्या है, विभिन्नताएं संभव है। अगर विभिन्नताओं को बनाए रखना है जीवों में, तो जनन क्या है, आवश्यक है। ये दोस्तों क्या है, जनन के उद्देश्य थे, जनन किस लिए आवश्यक है, तो हम जान गए। अब हम बात करते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार का होता है, कौन कौन से हैं आपका, एक अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा लैंगिक जनन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन जो है क्या है, अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या लक्षण हैं। तो अलैंगिक जनन क्या है, पहले इस बात कर लें। अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसी भी जीवधारी द्वारा किसी भी जीवधारी कहें या किसी भी एकल जीव द्वारा संतति निर्माण क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। किसी एकल जीव द्वारा संतति निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। मतलब किसी एक ही जीवधारी द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, हमेशा जो संतति उत्पन्न होती है वो क्या होती है? अपने माता पिता या अपने जनक के एकदम हुबहू होती है, एकदम समान होती है, मतलब आकार की और आनुवंशिकी दोनों रूपों में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जो भी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें होती हैं वो क्या होती है? अपने जनक से एकदम समान होती हैं, चाहे आकार की मतलब आकार प्रकार में, और आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक रूप से, मतलब जो भी उनका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो भी एकदम जनक के समान होता है। तो मतलब कोई भी विभिन्नता इनमें नहीं पाई, जनक के एकदम हुबहू होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जो भी संततियां अलैंगिक जनन से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसी भी एकल जीव द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब एक ही जीवधारी द्वारा अपने ही समान संतान को, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है, अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। तो अब हम अलैंगिक जनन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो अलैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन उन जीवों में पाया जाता है जो क्या है? सूक्ष्मदर्शी हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोब्स, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीव जिनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन जीवों में ज्यादातर जो है अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। और जो प्लांट्स हैं, चाहे आवृत बीजी जो प्लांट्स है जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, तो आवृत बीजी प्लांट्स में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। लैंगिक अलैंगिक दोनों पाया जाता है। लैंगिक जनन के अंतर अलैंगिक जनन की जो विधि है उनमें भाई अलग है, उसको कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन है एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही। तो अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? सूक्ष्मदर्शी जीवों में। सूक्ष्मदर्शी मतलब जिन जीवधारियों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। तो दोस्तों आपको पता ही हो गया होगा अलैंगिक जनन किनमें पाया जाता है? माइक्रोब्स में। अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? माइक्रोब्स, सूक्ष्मदर्शी जीवों में, तथा कुछ विस्तृत जो बड़े किस्म के प्लांट्स हैं उनमें भी पाया जाता है, लेकिन वो क्या है? उसको कायिक जनन बोलते हैं। तो कायिक जनन भी क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन, इसलिए अलैंगिक जनन भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम दोस्तों अब अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं, अलैंगिक जनन क्या लक्षण हैं। अलैंगिक जनन के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। asexual रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों जो अलैंगिक जनन है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो लैंगिक जनन में नहीं पाई जाती हैं। तो वो विशेषताएं क्या है? ध्यान दीजिए। पहली विशेषता ये है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसके लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें क्या होता है? एकल जीव ही अपने समान संतति का निर्माण कर सकता है।
तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा कि अलैंगिक जनन की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल एकल जनक जीव ही अपने समान संतान का निर्माण कर सकता है, अपने समान संतति की उत्पत्ति कर सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्या है भाई, दूसरी क्या विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो है सूत्री विभाजन पाया जाता है। उसमें हमेशा सूत्री विभाजन पाया जाता है। सूत्री मतलब उसका जो केंद्रकीय पदार्थ होता है वो विभाजित नहीं होता है, 2 भागों में विभाजित नहीं होता है। इसमें हमेशा क्या पाया जाता है, इसमें सूत्री विभाजन पाया जाता है। अब और क्या विशेषताएं हैं, और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें लैंगिक अंगों का विकास एवं निर्माण नहीं होता है। लैंगिक अंगों का विकास एवं निर्माण नहीं होता है। और एक विशेषता ये भी है कि इसमें युग्मकों का भी कोई रोल नहीं होता है, अर्थात युग्मकों का भी निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों की भी आवश्यकता नहीं होती, युग्मक निर्माण प्रक्रिया नहीं होती है। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन, मतलब गैमेटोजेनेसिस इसमें नहीं पाया जाता है, मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया इसमें नहीं होती, किसमें, अलैंगिक जनन में। और क्या, जब युग्मक निर्माण नहीं होगा तो अगला क्या, इसकी लक्षण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें निषेचन भी नहीं पाई जाती है। भाई युग्मक नहीं पाया जाता, युग्मकों का संयुग्मन का संभव ही नहीं है, तो युग्मक निर्माण नहीं होता है तो युग्मकों का संयुग्मन संभव नहीं है, अर्थात निषेचन भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन के प्रमुख लक्षण में ये भी आता है कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं पाया जाता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। और एक प्रमुख लक्षण ये भी है कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है वो आकार की, आनुवंशिकी तथा उसके जीन्स, गुणसूत्र सब क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।